नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। हिंद किसान डायलॉग के हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा। असल में जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, लगभग 100 साल से शुगर इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश में मौजूद है और देश की कृषि में जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाले उद्योग हैं उनमें से सबसे पुरानी इंडस्ट्री में शुमार होती है। दूसरे, करीब 5 करोड़ गन्ना किसान शुगर इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। साथ ही खासियत यह है कि ये इंडस्ट्री ग्रामीण भारत में एग्जिस्ट करती है, गांव के आसपास है। बाकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शहरों में होंगी, लेकिन किसानों के बीच और इंडस्ट्री के बीच अगर रिश्ते की बात आती है तो सबसे लंबा रिश्ता और सबसे करीब रिश्ता शुगर इंडस्ट्री और गन्ना किसानों के बीच में है। यह रिश्ता अच्छा रहा है, कड़वाहट भी हुई है, आपस के झगड़े भी हैं क्योंकि इंटरेस्ट अपने अपने थोड़े हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि गन्ना किसानों के वजूद के बिना शुगर इंडस्ट्री का वजूद नहीं है और शुगर इंडस्ट्री के वजूद के बिना गन्ना किसानों का कारोबार या काम धंधा या खेती एग्जिस्ट नहीं कर सकती। थोड़ा कई सारे पेचीदा मसले हैं, इसलिए भी हमने अविनाश जी को अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है कि देश में जब उदारीकरण की बयार बह रही है, जब सरकार कह रही है कि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा लिबरलाइजेशन लेकर के आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर सबसे ज्यादा नियंत्रित कोई उद्योग है वो शुगर इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा प्राइस सेंसिटिव माना गया तो शुगर इंडस्ट्री को माना गया। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स पिछले जब से हम आजाद हुए और देश में छठे दशक में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुआ, कोऑपरेटिव में, प्राइवेट में एक्सपेंशन आया, तो पॉलिटिक्स भी होती है और ये भी माना जाता है कि शुगर लॉबी। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि शुगर लॉबी जैसी कोई चीज ऐसी है, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो कि इंडस्ट्री के हित में हो या किसानों के हित में हो वो लगातार टाले जाते हैं या उनके ऊपर ठीक से अमल नहीं होता। तो इन तमाम सारे मसलों पर हम बात करेंगे। और एक बात और मैं कहूं कि सरकार ने आजकल आत्मनिर्भरता भारत का नारा दिया है, उसमें एनर्जी रिसोर्स में देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में और क्लीन एनर्जी में इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। तो तमाम सारे मसलों पर हम लोग बात करेंगे अपने आज के मेहमान अविनाश वर्मा जी के साथ में। अविनाश, पहले मैं आपसे सवाल करूं कि शुगर इंडस्ट्री इस वक्त जो है उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या वो प्रोग्रेसिव स्टेज में है, ग्रोथ कर रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, या फिर एक पुरानी घिसी पिटी जो इंडस्ट्री है वो वहीं पर अभी चल रही है? आप किस तरह से देखते हैं अपने उद्योग को? मैं तो बोलूंगा कि हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है काफी आगे प्रोग्रेस कर गए हैं हम लोग पिछले 30 सालों में या 20 सालों में। नॉट ओनली हम वर्ल्ड के कंपटीशन, वर्ल्ड शुगर में compete कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी एज गुड एज एनीबडी है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारी चीनी की मांग करते हैं। आज हम इस साल करीब 5.5 से 6 मिलियन टन के बीच में चीनी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा चीज है जो आपने बताया है कि हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम लोग भारत सरकार को जो एक्सपोर्ट करते हैं हम ग्रिड को करीब 4000 मेगावाट बिजली का हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग ट्रेडिशनली सिर्फ अल्कोहल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस करते थे या केमिकल इंडस्ट्री के लिए करते थे, अब एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत ही टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड, काफी मॉडर्नाइज तरीका से कर रहे हैं, काफी एफिशिएंटली कर रहे हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं, हर चीज हम इस्तेमाल करके और कुछ न कुछ उससे पैदा करते हैं। तो ये अब अगर हम मौजूदा स्थिति पर आए कि जो चालू साल है जो अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ और सितंबर तक चलेगा, अभी अगले महीने ये क्रशिंग सीजन खत्म हो जाएगा, तो देश में चीनी का उत्पादन पिछले साल से कम रहा है। तो अभी एक तो कितना प्रोडक्शन इस बार है और कम होने की वजह क्या है, देश की जरूरत के मुकाबले क्या स्थिति है, आपके पास कितने स्टॉक्स हैं और निर्यात की क्या स्थिति है? जी, इस साल की बात करें जो 1 अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुआ था,
इस साल हम लोग करीब करीब 272 लाख टन चीनी का पैदा करेंगे। पिछले साल करीब 332 लाख टन हमने किया था। ये जो घटा है करीब करीब 60 लाख टन कम प्रोडक्शन हुआ है, ये बेसिकली हुआ है चूंकि महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में पिछले साल काफी बड़ा ड्राउट हुआ था, बारिश की कमी हुई थी, तो किसानों ने गन्ना छोड़ के कुछ और पैदा किया, कुछ और उन्होंने उपजाया, प्लस जो रिकवरी होती है या प्रोडक्टिविटी वो कम हुई। तो ये बेसिकली ड्राउट के कारण प्रोडक्शन कम हुआ। जहां तक सरप्लस की बात है, चूंकि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने बहुत हाई प्रोडक्शन किया था, 320-330 लाख टन के अगेंस्ट में हमने भारत देश का खपत करीब करीब 255-250 लाख टन के आसपास होता है। तो वो जो सरप्लस कैरी ओवर करीब करीब 145 लाख टन था एज ऑन 1 अक्टूबर 2019, उसमें से भारत सरकार ने हमें 60 लाख टन का टारगेट दिया था एक्सपोर्ट करने को। और बहुत खुशी हो रही है जब मैं आपको बता रहा हूं कि हमने 55 से 58 लाख तक हमें अंदेशा है, हमें लग रहा है कि 58 लाख टन हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे इस सीजन में, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। बेस्ट जो हम लोगों ने किया था वो 2007-8 में किया था, 49 लाख टन। सो 49 लाख टन के अगेंस्ट में हमने इस साल हम लोग करीब 58 लाख टन का एक्सपोर्ट। तो ये अविनाश जी, जैसे अभी पूरा देश और दुनिया कोविड-19 महामारी में फंसी हुई है और उसका बड़ा इम्पैक्ट आया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर। सो ये जो हमारे देश में शुगर का जो कंजम्पशन है उसमें बहुत सारा उपयोग जो है, मेजोरिटी अगर कहें, लोगों का धारणा कुछ और होगी, लेकिन बल्क इंडस्ट्री में जाता है, जैसे चॉकलेट है, आपका कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, जूसेस है, स्वीट मीट है, उन सब में ज्यादा जाता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आया है कंजम्पशन के ऊपर इस साल? जी, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था एंड ऑफ मार्च में और जनरली लोग खरीद नहीं पा रहे थे या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो बल्क कंज्यूमर्स थे बंद हो गए थे, तो हमारी सेल पे सर्टेनली अफेक्ट हुआ था। तो एंड ऑफ मार्च से लेके बिगनिंग ऑफ जून तक हमने देखा कि हमारा सेल काफी नीचे गया था। बट उसके बाद हमने जून में देखा कि जितनी हमारी जो सेल कम हुई थी वो ब्रॉडली स्पीकिंग उतनी सेल बढ़ गई जून, जुलाई, अगस्त में। और हमने देखा कि हाँ, जैसा आपने बताया कि कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स या कोल्ड ड्रिंक का सेल कम हुआ, आइसक्रीम का सेल कम हुआ, बट बिस्किट का सेल बढ़ा है। तो बिस्किट का कंजम्पशन बढ़ा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि हमारी जो सेल इस साल है पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट इक्वल है, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा ही है एज ऑफ टिल नाउ पूरे सीजन के लिए। और उसका मुझे लगता है कि मेन कारण है कि जो हम लोग घर में रहे, तो हम लोग या तो घर में शरबत बना के पिए, नींबू पानी पिए, या हमने खीर घर में बनाया या मिठाई घर में बनाया। तो होम कंजम्पशन एज कंपेयर टू दी इनडायरेक्ट कंजम्पशन इस बार हमें लगता है थोड़ा बढ़ा है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक जो अपोजिट है ट्रेंड के, बाकी चीजों के, बाकी इंडस्ट्री के कंजम्पशन के मुकाबले आप एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं, आपकी डिमांड भी ठीक हो गई। कीमतों के मामले पर क्या स्थिति है? क्योंकि कीमतों को जब हम देखते हैं कि मैंने ऐसा देखा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं कि चीनी का दाम अगर 20 पैसे भी बढ़ गया तो उसके बाद भी उनको काफी सेंसिटिव लगता था, और शुगर इंडस्ट्री का जो वेटेज था WPI में और CPI में वो भी एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन था। तो ये सारी चीजें करके अभी भी कीमतों के नियंत्रण के ऊपर सरकार बहुत बारीक निगाह रखती है। तो इस वक्त जो प्राइसेस हैं, जैसे कि पहले बहुत दाम गिर गए थे, फिर मिनिमम सेल प्राइस का नियम लाना पड़ा, तो अभी क्या स्थिति है कीमतों के मामले में, इंडस्ट्री की भी और रिटेल प्राइस की भी? जी बिल्कुल। अगर हमारा आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें इन कंपैरिजन टू जो गन्ने का दाम भारत सरकार फिक्स करती है या कुछ स्टेट्स फिक्स करते हैं, तो ऑल इंडिया एवरेज हमारा ये कहना है कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर आफ्टर जो बाई प्रोडक्ट्स का वैल्यू हम क्रेडिट करने के बाद करीब 35 और 36 रुपए के बीच आता है। पूरे साल में अगर ऑल इंडिया एवरेज शुगर प्राइस जो हमें मिला है करीब 32.5 रुपया के अंदाजन है। तो करीब करीब 2 रुपया 2.5 रुपया का हमें नुकसान हुआ है पूरे साल में। इसका मेन कारण है कि हमारे पास जो चीनी सरप्लस है, जितना हम स्टोर कर सकते हैं उससे ज्यादा है, और हमारा काफी कैश फ्लोज उसमें अटक जाता है। तो चीनी का जो प्राइस है, आई विल नॉट से बहुत प्रॉफिटेबल है,
बट येस, अगर आप कुछ चीनी कंपनीज को देखें तो उन्होंने रिपोर्ट किया है, प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं। दैट इज बिकॉज उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रही है या उनकी जो डेट बर्डन है वो कम रहा है। अविनाश जी, आपने जो चीनी का दाम है और उसको लेकर के जो इंडस्ट्री के जो भी डायनेमिक्स हैं उसके बारे में आपने बताया। आप ये बताइए कि गन्ने का जो दाम है वो उसको लेकर के कंट्रोवर्सीज रही हैं। हाई कोर्ट में मसले गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और देश में पहले तो एसएमपी होता था, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, फिर एक एफआरपी का कॉन्सेप्ट आया जो अभी चल रहा है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, और एक है स्टेट एडवाइज प्राइस का। उसमें जो मुख्य केंद्र रहता है वो उत्तर प्रदेश रहता है। तो पहले एसएमपी और एसएपी के बीच में भारी अंतर था, अब एफआरपी और एसएपी के बीच में अंतर रहा, लेकिन अब दोनों में बहुत अंतर नहीं है। तो ये विवाद क्यों पैदा होता है कि इसमें इंडस्ट्री कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, तो ये कहीं ना कहीं उद्योग और किसान उनके बीच का जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, उसको नहीं तोड़ता इस तरह का जो कदम है? जी, इसे हमें एक ब्रॉड तरीका से देखना होगा। जैसे आपने बहुत साफ बताया कि भारत सरकार या देश बहुत ही सेंसिटिव है ऑन द शुगर प्राइसेस। मुझे याद है कि कुछ टीवी चैनल, सपोजिंग ₹1 चीनी का दाम बढ़ जाता है मार्केट में, तो टीवी चैनल्स को चलाने शुरू कर देते हैं, आपकी चाय कल से कड़वी हो जाएगी। ₹1 चीनी बढ़ने से हमारे परिवार में, हमारे घर में 4 से 5 किलो चीनी से ज्यादा कंजम्पशन किसी भी परिवार में, 4-5 आदमी के परिवार में नहीं होता है। तो अगर ₹1 बढ़ता है तो हमारे सालाना या मंथली का जो कंजम्पशन है ₹5, ₹10 से ज्यादा नहीं बढ़ता है हमारे बजट में। एक ये है। दूसरा, मेन कारण क्यों हम लोग किसान को टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं, वो कारण है जो मिसमैच है बिटवीन द शुगर केन प्राइस एंड शुगर प्राइस। ऐसा नहीं है कि हम पेमेंट नहीं करना देना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा आपने बताया, हमारी सर्वाइवल टोटली डिपेंडेंट है ऑन दी फार्मर्स। अगर फार्मर्स अच्छे हैं, हमारे किसान बेहतर हैं, अच्छा पैदावार करेंगे तो हमें भी फायदा है। बट अगर जो पैदावार करके हम जो चीनी बनाते हैं, अगर उसका कॉस्ट 35 से 36 रुपया है और हमें ₹32.5 या 33 मिलेगा, तो ऑब्वियसली देयर इज अ मिसमैच। और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, ये सीएसीपी ने अपने रिपोर्ट में बार बार बोला है। नीति आयोग ने अभी मार्च एंड में एक रिपोर्ट सबमिट किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि मेन कारण जो इंडस्ट्री की जो कष्ट है या जो फार्मर्स का पेमेंट नहीं होता है, वो मिसमैच है बिटवीन द शुगर केन प्राइस एंड शुगर प्राइस। भारत सरकार ने पिछले साल ₹31 फिक्स किया था मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर, बट देयर वाज अ मिस्टेक जो हमने भारत सरकार को समझाया कि आप मेरी जो कॉस्ट आप निकाले हैं उसमें आपने इंटरेस्ट बर्डन ऑन टर्म लोन्स को इग्नोर कर दिया, डिप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया, बिकॉज इसमें भी खर्च होता है। इसकी भी पेमेंट जो हम करेंगे, जो मेरी जो रेवेन्यू है उसी से कर सकते हैं। एंड थैंकफुली अमित शाह साहब के चेयरमैनशिप में एक जीओएम ने इसे एक्सेप्ट किया है और रिकमेंडेशन किया है कि 31 को ₹33 कर दिया जाए। बट अगेन अब हमारे सुनने में आ रहा है एफआरपी फिर बढ़ेगा अगले साल, कैबिनेट की जब अप्रूवल होगी, तो अब ये ₹33 फिर कम हो जाएगा। देयर विल बी अगेन अ मिसमैच बिटवीन द शुगर प्राइसेस एंड द शुगर केन प्राइस। तो अगर वो ₹275 को बढ़ाया जाएगा एफआरपी, तो भारत सरकार को मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर को भी बढ़ाना चाहिए बियॉन्ड ₹33। तो अभी कितना एरियर है? करीब 18,000 करोड़ के करीब किसानों का चीनी उद्योग के ऊपर बकाया है, और एरियर में जो सबसे ज्यादा एक विलेन की तरह देखा जाता है यूपी को। यूपी में अभी भी 13,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर बकाया है। तो ये एक तो ये स्थिति क्यों है ऐसी यूपी में? दूसरे जो कोऑपरेटिव है, महाराष्ट्र में ज्यादातर कोऑपरेटिव शुगर मिल है, वहां पर इस तरह का बकाया को लेकर बहुत ज्यादा कड़वाहट पैदा नहीं होती बनिस्बत के यूपी या उत्तर के एक दो और दूसरे राज्यों में। मैं स्टेट वाइज डिस्कस करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं, चूंकि मैं ऑल इंडिया रिप्रेजेंट करता हूं सारे चीनी मिलों को अक्रॉस द कंट्री। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मेन कारण क्या होता है कि अगर हमारी सरप्लस प्रोडक्शन है, जैसे अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, करीब करीब 150 लाख टन चीनी हमारे गोडाउन में पड़े होंगे। 150 लाख को अगर आप 32 या 33 रुपए से मल्टीप्लाई करें, 50,000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल अभी इसमें लॉक्ड है। करेक्टली स्पीकिंग आज के दिन 150 लाख हमारे पास नहीं होके ये करीब करीब 80 लाख 90 लाख होना चाहिए था। अगर ये चीनी हम बेच लेते या एक्सपोर्ट कर पाते या भारत सरकार ही खरीद लेती एज बफर, जैसे वो वीट और पैडी खरीदते हैं, तो
तो हमें रेवेन्यू आ जाता है, कैश फ्लोज आ जाता है, जिसके तहत हम पेमेंट कर पाते हैं। दूसरा दिक्कत क्या हो गया है कि कुछ चीनी मिलों की हालत काफी खराब हो चुकी है और उन्हें बैंक लोन नहीं मिलता है, और इसमें काफी बड़े बड़े चीनी मिले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उनको अगर कैश फ्लोज वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता तो वो चीनी बेच के ही पेमेंट कर पाएंगे किसानों को। और आपको मालूम होना चाहिए कि करीब 5 महीने में हम गन्ना क्रश करते हैं, 5 महीने में हम गन्ने का पेमेंट करना है हमें, और हम चीनी बेच पाते हैं 15 से 18 महीने में। तो एक कैश फ्लो का मिसमैच है, एक प्राइस का मिसमैच है, और कुछ कंपनियों को बैंक्स अब लोन नहीं दे रही हैं। ये सब जोड़ जाड़ के ये स्थिति उत्पन्न आ गई है। बट आपको मैं बता दूं, अब स्थिति बेहतर हो रही है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल इतनी बड़ी केन प्राइस एरियर्स नहीं होनी चाहिए। तो अगले साल भी तो आपका उत्पादन बढ़ने वाला है, जो आप लोगों का खुद का एस्टिमेट है। दूसरे ये भी है कि जो सरप्लस शुगर इंडस्ट्री के पास है, क्या आप लोग सरकार से कह रहे हैं कि उसका बफर स्टॉक बना दिया जाए, जिससे कि वर्किंग कैपिटल इंडस्ट्री को मिल जाए और उससे वो जो बकाया है किसानों का, क्योंकि किसान को भी आप देखिए कि उसने 1 साल फसल लगाई, पूरा साल तैयार किया, फिर 1 साल वो भुगतान का इंतजार करे, तो उसके लिए भी अपने उसकी अस्तित्व का सवाल खड़ा होता है इससे। जी बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया, हमने भारत सरकार से पिछले 2-3 महीने से ये कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट किया है। कल हमारी मीटिंग भी थी नीति आयोग के साथ, मेंबर एग्रीकल्चर हमारी बात सुने हैं और हमारी जो रिक्वेस्ट रही है, नंबर 1 ऑब्वियसली बफर स्टॉक क्रिएट करें, ताकि जो वर्किंग कैपिटल है उतना हमें मिल जाए जो हम फार्मर्स को पेमेंट कर पाए। दूसरा है कि इस साल जो आपने 60 लाख टन का हमें टारगेट दिया था एक्सपोर्ट करने का विद सब्सिडी, वो 60 लाख टन या 70 लाख टन का टारगेट अगले साल दे दें विद सिमिलर सब्सिडी। ये दोनों अगर स्ट्रैटेजी एक साथ आते हैं तो करीब करीब 60 लाख टन एक्सपोर्ट और 40 लाख टन बफर, ये अगर 100 लाख टन हम अगर अपना सरप्लस को कम कर पाए या टेम्पररी उसको मार्केट से बाहर कर पाए, तो मार्केट प्राइसेस भी अच्छे हो जाएंगे और हम किसान को पेमेंट करने में बेटर स्थिति में रहेंगे। अच्छा, इसमें एक शुगर केन को लेकर के आपने जिक्र भी किया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है और ऐसा प्रोड्यूस है जो सेल्फ सफिशिएंट है। एक बड़ी धारणा जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और कुछ लोग एक्टिविस्ट हैं, वो लोग कहते हैं कि शुगर केन वाटर गजलिंग क्रॉप है, बहुत पानी कंज्यूम करता है, इसको कम करना चाहिए, इंडस्ट्री पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है। लेकिन मेरे ख्याल से बॉयलर फायर करने के बाद ना तो इंडस्ट्री को 1 यूनिट बिजली खरीदना पड़ता, उसका जो वाटर भी वो खुद ही जनरेट कर लेते हैं, अपना शुगर केन का वाटर कंज्यूम हो जाता है, आपके जितने बाई प्रोडक्ट्स हैं बगास से आप पावर जनरेट कर रहे हैं, जो शीरा है या डायरेक्ट केन जूस से एथेनॉल और दूसरा अल्कोहल बना रहे हैं, और अब तो प्रेस मड भी वो बायो फर्टिलाइजर में जा रहा है। तो इतने सारे और भी उत्पाद आपके हैं, वहां पर क्या स्थिति है? अगर हम सबसे जो एक नया फील्ड की बात करें, जो एथेनॉल है, जो ब्लेंडिंग जिसका पेट्रोल में 10% तक होने का लक्ष्य है, तो वो तो काफी पैसा इंडस्ट्री को देता होगा, और ये जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान है उसमें भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या स्थिति है अभी? जी, पहला प्रश्न जो आपने किया वो वाटर गजलिंग क्रॉप है जी। तो ये एक मैं बोलूंगा, अगर ये 12 महीने से 18 महीने का क्रॉप होता है, और अगर 12 महीने से 18 महीने का टोटल वाटर कंजम्पशन देखेंगे तो आपको ज्यादा प्रतीत होगा। बट पर मंथ अगर वाटर कंजम्पशन देखें इन द शुगर केन, तब आप कंपेयर करें, इसे पैडी से कंपेयर करें, इसे सोया से कंपेयर करें, आप इसे मीट से कंपेयर करें, अगर आप पोल्ट्री ले लें या फॉर दैट मैटर विदेश में बीफ होता है उससे कंपेयर करें, तो इसकी जो पर मंथ वाटर कंजम्पशन है कम होगी बाकी से बहुत सारे क्रॉप से। पहला। दूसरा है, जैसा आपने करेक्टली बोला, हम एक वाटर सरप्लस इंडस्ट्री है। फार्मर यूज करते हैं वाटर, बट जब गन्ना हमारे पास आता है, पर टन ऑफ गन्ना जो हम क्रश करते हैं, करीब करीब 150 से 200 लीटर पर टन ऑफ गन्ना हम सरप्लस वाटर जनरेट करते हैं, जो हम वापस इरिगेशन के लिए आफ्टर ट्रीटमेंट वापस दे देते हैं फार्मर्स को। सो वी आर अ नेट जनरेटर ऑफ वाटर एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। सेकेंडली, जैसे आपने बोला, यस वी हैव डेवलप्ड इन द लास्ट 20-30 years एज अ वेरी टेक्नोलॉजिकली काफी सोफिस्टिकेटेड और काफी हम आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें हम बिजली भी पैदा करते हैं और एथेनॉल भी बनाते हैं। एथेनॉल पिछले साल और इस साल देश का जो एथेनॉल पेट्रोल कंजम्पशन है उसका 5% हम एथेनॉल से सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, जो कि काफी बड़ी मात्रा में है, करीब करीब 190-180 करोड़ लीटर्स की है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हो रही है कि हमारी बहुत सारी शुगर कंपनीज या कोऑपरेटिव्स थोड़ी वीक पोजीशन में हैं। उन्हें बैंक लोन नहीं मिल रहा है एथेनॉल कैपेसिटी सेटअप करने के लिए। 530 चीनी मिल अभी चल रहे होंगे देश में, उसमें से 175 से 200 के पास ही कैपेसिटीज हैं टू मेक एथेनॉल। बाकी को हम वार्तालाप में हैं विद द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट कि बाकी लोगों को कैसे लोन मिले ताकि वो लोग भी एथेनॉल कैपेसिटी सेटअप कर पाए। हमें एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 साल में शुगर इंडस्ट्री करीब करीब 10% पेट्रोल कंजम्पशन को रिप्लेस कर देगी विद एथेनॉल। तो ये पावर में क्या स्थिति है? एक तो बिजली जो एक्सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, उससे उसको रेवेन्यू तो आता है। 2 चीजें हैं, एक तो कुछ स्टेट जो पेमेंट है उसमें काफी डिलेड पेमेंट का इशू है। दूसरे इधर जो टैरिफ है, जो आपका बगास जनरेटेड पावर है, उसमें भी राज्य सरकारों ने कटौती की है, जबकि कंज्यूमर को जो दाम कंज्यूमर दे रहा है वो ठीक ठाक दाम है उस तरीके से। तो आप लोग जो बाकी जनरेशन के जो दूसरे विकल्प हैं पावर के, वो सोलर हो या आपका थर्मल हो, या उनको कम्पीट कर पा रहे हैं कॉस्ट में, और ये क्या स्थिति है? देखिए, ये बहुत ही सीरियस मामला हो गया है कुछ 2-4 सालों में। स्टेट्स हमारे जो पावर प्रोडक्शन है उसे कंपेयर कर रही है विद सोलर एंड विंड एक्सेट्रा, जिसकी कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन इज मच लेस। हमारे साथ अगर आपने पीपीए एंटर किया है, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट एंटर किया 20 साल 25 साल, और एक रेट की एक अग्रीमेंट थी, हमने उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया। बट अगर बीच में उस रेट को घटा के 4.5 रुपया से 3.5 रुपया या 3 रुपया कर दिया तो पूरी वायबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। इस सेक्टर में जो विश्वास था, वो विश्वास या कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स को होना चाहिए, ये एक सेक्टर, जैसे इथेनॉल बहुत बढ़िया हमने बताया, शुगर भी अब इंप्रूव कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर वी आर डूइंग वेल, बट को जनरेशन जिसमें हमें बहुत विश्वास था आज से 5 साल पहले, सडनली वी आर सीइंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर विड्रॉइंग और रेट्स और टैरिफ चेंज कर रहे हैं। सीआरसी भी स्टेट रेगुलेटरी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। भारत सरकार की पॉलिसी स्टेट्स नहीं मानती हैं। ये बहुत सारे हम लोग स्थिति में बैठे हैं जो कि हम आगे का देख रहे हैं कि बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो ये इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो, उसमें ब्राजील हमें कम्पीट करता है हर तरीके से, एक्सपोर्ट में भी और वो डायरेक्ट एथेनॉल प्रोडक्शन में भी जो है। और हमारे एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन अब ज्यादातर शायद एशिया में ज्यादा है अगर हम देखें तो जो ब्राजील का जो फॉर्मूला है, क्या हम उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ सकते हैं? हालांकि वहां की जो जमीनी परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि उनके अपने खुद के फार्म ज्यादा हैं और उतने फार्मर्स के साथ उनको वो नहीं करना पड़ता इंटरेक्ट, तो उसको लेकर के क्या रोड मैप है? जी, 2 बातें हैं। पहला कि हम ब्राजील से कम्पीट करने में मुझे दिक्कत इसलिए होती है कि हमारी जो शुगर केन की जो कॉस्ट है वो ब्राजील से करीब करीब 40 से 50% ज्यादा है। तो ऑब्वियसली एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें कम्पीट करने में दिक्कत हो रही है विद ब्राजील। बट जहां तक आपने ब्राजीलियन मॉडल की बात की, वो फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने रख रखी है कि अगर चीनी का दाम गिरेगा तो वो इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, क्रूड ऑयल का गिरेगा तो चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। हम लोग उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी देश में डेवलप हो गई तो हम वो भी फ्लेक्सिबिलिटी कर लेंगे कि जो सरप्लस शुगर है उसको हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अविनाश जी, इस पॉइंट पे हम लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने जो इंडस्ट्री है, जो फार्मर है, जो वैश्विक सिचुएशन है, आने वाला साल क्या होगा, कंज्यूमर का क्या उसमें स्थिति रहेगी, शुगर को लेकर के क्या परिस्थिति है, सरकार की क्या भूमिका है, उन तमाम सारे सवालों पर हमारे साथ जवाब दिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। हिंद किसान डायलॉग के इस एपिसोड में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।